नमस्कार दोस्तों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने मौर्य काल तक क्लियर कर दिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक गुप्त काल है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे वीडियो डालने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डीएलएड एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि मैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाता हूँ। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी भी जीएस के एग्ज़ाम में कंपटीशन में मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, गुप्तकाल शुरू करने से पहले हम उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा जानकारी करेंगे जो मौर्य और गुप्त काल के बीच में घटित हुई। देखिए, 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य काल का पतन हुआ और 319 ईस्वी के आसपास गुप्त काल की स्थापना हुई। तो इसके बीच में ये जो टाइम पीरियड है 300-400 साल का, इसमें क्या हुआ, ये भी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मौर्यों के बाद का समय दोस्तों कहलाता है मौर्योत्तर काल। मौर्य प्लस उत्तर, यानी कि मौर्यों के बाद आने वाला समय। और इस मौर्योत्तर काल में दो विशेष प्रकार के राजवंश या घटनाएं घटित हुई। देखिए, नंबर पहला, इसी समय में विदेशी आक्रमण हुए भारत पर। लिखे हुए हैं इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव या पर्थियाई। और इसी काल में भारत में जो प्रमुख राजवंश की स्थापना हुई, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन और चेदी, जिसमें शुंग, सातवाहन, चेदी है इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इतिहास की ये परंपरा है कि जब भी कोई शक्तिशाली वंश या केंद्रीय शक्ति का पतन होता है तो बहुत छोटी छोटी शक्तियों का उदय होने लगता है और कमज़ोर भी स्थितियां हो जाती हैं उस समय। और यही मौका विदेशों से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए सबसे सुनहरा अवसर माना जाता है। और मौर्यों के पतन के बाद वही समय आया और ढेर सारी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। और इसमें सबसे पहला आता है हिंद, यवन, इंडो ग्रीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिए। कहाँ के निवासी थे? बैक्टीरिया, अफगानिस्तान के निवासी थे। दो आक्रमण हुए यवनों के भारत पर। पहला 183 ईसा पूर्व में ड्रेमेटियस द्वारा किया गया और इन्होंने पंजाब पर कब्जा करके साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दूसरा यवन आक्रमण यूक्रेटाइडस ने किया और इन्होंने उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर अधिकार करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि इस प्रकार भारत में यवन दो भागों में बट गए। पहला ड्रेमेटियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइडस वंश। ड्रेमेटियस वंश के सबसे फेमस राजा मिनांडर, बहुत आता है इनका नाम जीएस में। मिनांडर थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मिलिंद नाम से फेमस है बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद प्रभु नामक ग्रंथ में इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है कि इन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद किया और नागसेन से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये मिनांडर ड्रेमेटियस वंश के सबसे प्रतापी राजा। और इसके बाद यूक्रेटाइडस वंश, इसके संस्थापक एंटियालकीट्स थे, सबसे प्रतापी राजा। इन्होंने अपना राजदूत हेलियोडोरस भी बहुत फेमस है, को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा, जिन्होंने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। गरुड़ स्तंभ दोस्तों जानते हैं कि गरुड़ भगवान विष्णु का माना जाता है वाहन। तो ये भागवत धर्म या भगवान विष्णु के अनुयायी थे और उन्हीं की स्मृति में इन्होंने एक गरुड़ स्तंभ विदिशा में स्थापित करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो ये दोस्तों हो गए आपके
हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यानी कि इससे पहले जो सिक्के चलते थे वो तांबे के, शीशे के, पत्थर के चलते थे। सोने के सिक्के पहली बार यवनों ने भारत में चलाए। सप्ताह का 7 दिनों में डिवाइडेशन जैसा आजकल है इन्होंने ही किया। विभिन्न ग्रहों के नाम प्लूटो, वीनस, जुपिटर ये सब इन्होंने ही रखे। हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत इन्होंने ही की थी। हेलेनिस्टिक कला वह कला मानी जाती है जिसमें देवताओं के पीछे प्रकाश हमें दिखाई देता है, जलता हुआ उजला हुआ भाग, उसे हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। यवनिका शब्द का प्रयोग पहली बार यवनों ने ही किया। जब भी कोई रंगमंच या नाटक वगैरह होता था उसमें इस शब्द का प्रयोग होता है। पटाक्षेप शब्द का प्रयोग मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी शक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया, शक। मध्य एशिया के रहने वाले थे और शकों की भारत में कई शाखाएं आई, 5 या 6 शाखाएं हैं और सारे शक राजाओं को क्षत्रप कहते थे। 2 शाखाएं बहुत फेमस हुई भारत में, एक मथुरा के शक और दूसरे उज्जैन के शक। मथुरा के शक के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य थे और इन्हीं विक्रमादित्य ने विक्रम संवत या मालव संवत की स्थापना की 57 ईसा पूर्व में। बहुत आता है यह क्वेश्चन और कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करता है। हमें ये लगता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे वो होंगे ये, लेकिन वो ये नहीं है। यहीं से हमारा क्वेश्चन जीएस में गलत होता है। ये शक शासक थे विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत चलाया। उज्जैन के शक के सबसे फेमस राजा रुद्रदामन हुए, ठीक है, जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना की और इसी अभिलेख में वेरी फेमस सुदर्शन झील का विवरण मिलता है। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे और इनको हराने का श्रेय गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है और इसी जीत की खुशी में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। ये पहला उदाहरण था जब पश्चिम भारत में चांदी सिक्के चलाए गए थे। बहुत आता है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद कुषाण, चीन की यूची कबीले 165 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए। 3 शासक फेमस हैं। पहला है कुजुल कड़फिसेस जो इस वंश के संस्थापक थे। इसके बाद है बिम कड़फिसेस, ये इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे जिन्होंने सोने और तांबे के सिक्के भारत में चलाए और ये भगवान शिव को मानते थे और उन्हीं की याद में इन्होंने भगवान शिव, उनके वाहन नंदी, त्रिशूल आदि के आकृति के सिक्के चलाए थे। इसके बाद कनिष्क सबसे प्रतापी राजा हुए। पेशावर या पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। बाद में मथुरा को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और शाक्य मुनि के नाम से कनिष्क इतिहास में फेमस है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उपलब्धियां, सबसे पहला आता है शक संवत, वेरी इंपॉर्टेंट। 78 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई कनिष्क के द्वारा और भारत का जो कैलेंडर बनता है राष्ट्रीय पंचांग वो इसी शक संवत से ही निर्धारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया। कहाँ पर? कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और हुआ क्या इसमें? हीनयान और महायान का बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। मथुरा एवं गांधार कला शैली की स्थापना हुई। ये 2 कला शैलियाँ वो कला शैलियाँ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ और सबसे पहली जो मूर्ति बनी वो मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। और मथुरा कला शैली की जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब लाल पलुआ पत्थर की बनी हैं और गांधार कला शैली की जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब काले सिलेटी पत्थर से बनी हुई हैं। रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। यह रेशम मार्ग चीन से रोम तक जाता था जो भारत से होकर गुजरता था और इस रास्ते से सबसे ज़्यादा रेशम का व्यापार होता था। कनिष्क ने इस पर नियंत्रण करके अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और समस्त व्यापारिक नियंत्रण इसी
ने चलाई। कनिष्क बहुत विद्वान शासक था और उसके दरबार में भी बहुत सारे चरक संहिता जिनका ग्रंथ है, महान चिकित्सक थे, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व आदि यानी अन्य विद्वान कनिष्क के दरबार में थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता है। सोने के सिक्के से 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3। पहला क्या है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? अभी बताया हमने, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए या यवन शासकों ने। दूसरा, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? ये गुप्त शासकों ने चलाए। और तीसरा, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? ये कुषाणों ने या कनिष्क ने चलाए। क्लियर है दोस्तों तीनों? ओके, अब आज अपना लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राजवंश जो गुप्त काल के पहले भारत में इनकी स्थापना हुई, उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें शुंग, सातवाहन और चेदी वंश एक्सेट्रा हैं। कल इसके बारे में बात करते हैं। आशा है दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या कोई चीज़ अनक्लियर हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। इसको आप अपनी अपनी नोटबुक में नोटिंग कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि हमेशा आपके पास ये नोट्स के रूप में उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड डे।